वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो कि मैंने टॉपिक आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से लिए हैं। ये आपके नेट और सेट के सिलेबस का यूनिट 13 का पार्ट है जिसमें बायोफिजिकल मेथड्स आता है। बायोफिजिकल मेथड्स में हम सेपरेशन टेक्निक्स को पढ़ते हैं, इसमें हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इससे आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि इन टॉपिक्स में से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके साथ ही बच्चों आप आसानी से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये भी जान सकेंगे। किस तरह से ट्रिक्स हम काम में ले सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ध्यान में रखनी है, वो सब चीज़ें आज की वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट ऑर्डर वुड द फॉलोइंग प्रोटीन्स बी इल्यूटेड फ्रॉम अ DEAE cellulose ion exchanger by an increase in salt gradient? The PI is listed for each proteins. यहाँ पर हमको कुछ प्रोटीन्स दे रखे हैं, एग एल्बुमिन, पेप्सिनोजन, सीरम एल्बुमिन, साइटोक्रोम C, मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। एंड हमको इन प्रोटीन्स के लिए PI वैल्यू दे रखी है। एंड साथ ही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इन प्रोटीन्स का इल्यूशन ऑर्डर क्या होगा अगर हम DEAE सेलुलोज आयन एक्सचेंजर पर काम कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके जो आयन एक्सचेंजर हैं ये केटायन एक्सचेंजर हैं या एनायन एक्सचेंजर हैं। यहाँ पर आप फंक्शनल ग्रुप को देखकर पता लगा सकते हैं। DEAE दैट इज डाई इथाइल एमिनो इथाइल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब है कि हमने जो रेजिन बीड्स काम में लिए ये हमारे एनायन एक्सचेंजर हैं। ठीक है, एनायन एक्सचेंजर पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हमारे रेजिन बीड्स हैं जो कि एनायन एक्सचेंजर कहलाते हैं। इट मीन्स हम एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने फंक्शनल ग्रुप को देखकर ये पता लगा लिया हमारा आयन एक्सचेंजर एनायन एक्सचेंजर है। क्लियर है। देन हमको PI वैल्यू पता होना चाहिए प्रोटीन के लिए या अमीनो एसिड जो भी हमको दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमको PI वैल्यू गिवन है। PI क्या होती है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इट इज अ pH एट विच एनी अमीनो एसिड और प्रोटीन हैज नेट जीरो चार्ज। तो यहाँ पर नेट चार्ज जो होता है अमीनो एसिड पर या प्रोटीन पर वो जीरो होता है। ठीक है, जिस pH पर अमीनो एसिड पर नेट चार्ज जीरो हो जाता है उसे हम PI या उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ इल्यूशन के लिए हमारे पास में PI वैल्यू होनी चाहिए। इस केस में हमको PI वैल्यू दे रखी है। ठीक है, जब हमने आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को डिटेल में पढ़ा था तो बच्चों मैंने आपको pH एंड PI के बीच में रिलेशनशिप बताया था और आपको बताया था कि फॉर केटायन एक्सचेंजर, अगर हम केटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर रहे हैं और हमको PI वैल्यू नोन है तो हम आसानी से ऑर्डर ऑफ इल्यूशन बता सकते हैं। फॉर केटायन एक्सचेंजर ऑर्डर ऑफ इल्यूशन क्या होता है? फ्रॉम less PI to high PI. And for anion exchanger, अगर हम anion exchange क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ इल्यूशन फ्रॉम हाई PI टू लेस PI। ठीक है, ये दो की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। लेस PI केटायन एक्सचेंजर के लिए लेस PI टू हाई PI एंड एनायन एक्सचेंजर के लिए हाई PI टू लेस PI ऑर्डर ऑफ इल्यूशन होता है। अब हम इस केस में ऑर्डर ऑफ इल्यूशन को देखने के लिए PI वैल्यू को देखेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा PI वैल्यू किसके लिए दे रखी है? 10.6 साइटोक्रोम C के लिए। तो सबसे पहले इल्यूशन होगा साइटोक्रोम C का। इसके बाद में देखेंगे हायर PI वैल्यू किसकी दे रखी है? मायोग्लोबिन 6.8 एंड हीमोग्लोबिन 6.8। तो इन दोनों का इल्यूशन साथ में होगा।
तो नेक्स्ट इल्यूशन होगा मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट इल्यूशन होगा सीरम एल्बुमिन, जिसके लिए पीआई वैल्यू 4.9 है। सीरम एल्बुमिन। इसके बाद में इल्यूशन होगा एग एल्बुमिन का। एंड लास्ट में पेप्सिनोजन, जिसके लिए पीआई वैल्यू लीस्ट है, पेप्सिनोजन। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ इल्यूशन है। फर्स्टली साइटोक्रोम सी का इल्यूशन होगा एंड लास्ट में पेप्सिनोजन का इल्यूशन होगा। तो हम बहुत आसानी से हमने ऑर्डर ऑफ इल्यूशन बता दिया, बस आपको ये 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज amino acid analyzers are instruments that automatically separates amino acids by cation exchange chromatography. Predict the order of elution for each of the following sets of amino acid at pH 4. यहाँ पर हमको क्वेश्चन में बता रखा है कि आप केटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर रहे हो बाय यूजिंग अमीनो एसिड एनालाइजर्स। ठीक है, केटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, इसका मतलब है कि आपने जो रेजिन बीड्स काम में लिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज्ड रेजिन बीड्स केटायन एक्सचेंजर कहलाते हैं। ठीक है, हमने केटायन एक्सचेंजर लिए, अपना कॉलम तैयार कर लिया एंड पीएच 4 पर इन एमिनो एसिड का इल्यूशन ऑर्डर क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, केटायन एक्सचेंजर के लिए अभी हमने देखा था कि ऑर्डर ऑफ इल्यूशन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ इल्यूशन बताने के लिए हमको पीआई वैल्यू पता होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ इल्यूशन केटायन एक्सचेंजर के लिए फ्रॉम लेस पीआई टू हाई पीआई। ठीक है, तो फर्स्ट we need pi value for each amino acid। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे को अमीनो एसिड्स के लिए पीआई वैल्यू पता होनी चाहिए। सेकंड, हमको क्या पता होना चाहिए, इस pH 4 पर क्या चार्ज होगा। ठीक है, चार्ज प्रेजेंट एट pH 4, pH 4 पर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, उसके अकॉर्डिंगली हमने इल्यूशन ऑर्डर को निकालना है। क्लियर है, तो पहले हम पीआई वैल्यू को देखते हैं। अब पीआई वैल्यू कुछ अमीनो एसिड्स के लिए बच्चों आपको याद में रखना जरूरी है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पीएच एंड पीआई में क्या रिलेशनशिप होता है वो मैंने इससे पहले की वीडियोस में आपको अच्छे से समझाया है, हम फिर से देख लेते हैं। आपको क्या याद में रखना है, व्हेन वी इंक्रीज पीएच, व्हेन वी इंक्रीज पीएच बाय 1, देन नेगेटिव चार्ज इंक्रीज by 1 or we can say positive charge decrease by 1। ठीक है, आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब हम किसी सॉल्यूशन की पीएच को 1 से बढ़ा देते हैं तो उस सॉल्यूशन पर नेगेटिव चार्ज 1 से बढ़ जाता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज 1 से घट जाता है। ठीक है, pH 4 पर आपने काम करना है, पीआई वैल्यू आपको याद है, तो pH 4 पर कितना चार्ज होगा ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे। इसके लिए pH एंड पीआई में ना कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं, तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम pH को 1 से बढ़ाते हैं तो नेगेटिव चार्ज 1 से बढ़ जाता है या पॉजिटिव चार्ज 1 से घट जाता है, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन वी डिक्रीज pH by 1 then positive charge
इंक्रीज बाय 1 और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज बाय 1। मीन्स जब हम pH को 1 से कम करते हैं, ठीक है, pH को हम 1 से कम करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है 1 से, या फिर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाता है 1 से। तो एक तो ये पॉइंट pH एंड pI के लिए आपको याद रखना है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, मैं बहुत ही शॉर्ट में ट्रिक बता रही हूँ आपको, किसी प्रोटीन सॉल्यूशन, किसी एमिनो एसिड सॉल्यूशन के लिए अगर pI वैल्यू कम है ना, इसका मतलब है उसके लिए नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर pI वैल्यू ज़्यादा है तो उसके लिए पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपको ध्यान में रखना है ना। किसी भी प्रोटीन के लिए, एमिनो एसिड के लिए जिनकी pI वैल्यू कम होती है ना, उन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, उन पर पॉजिटिव चार्ज कम होता है। ठीक है, और ऐसे प्रोटीन या अमीनो एसिड्स जिनके लिए pI वैल्यू ज़्यादा होती है, उन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज कम होता है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रख लेंगे तो आप बहुत आसानी से जल्दी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। अब हम इन पॉइंट्स के बेसिस पर अमीनो एसिड्स का इल्यूशन ऑर्डर बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको तो इरेज कर देती हूँ। एंड इन अमीनो एसिड्स के लिए हम pI वैल्यू को लिख लेते हैं। ठीक है, pI वैल्यू हमको जब पता होगा तभी हम pH 4 पर क्या चार्ज है उसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे। हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड का ग्रुप दे रखा है ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड एंड हिस्टीडीन। ठीक है, इसके लिए जो pI वैल्यू होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। ग्लाइसिन के लिए होती है 5.97, तो हम अप्रॉक्स 6 ले सकते हैं। एस्पार्टिक एसिड की pI वैल्यू 2.77 होती है, हमने अप्रॉक्स इसका 3 pI वैल्यू ले लिया। एंड हिस्टीडीन, इसकी pI वैल्यू 7.59 होती है, तो हमने अप्रॉक्स इसका 8 pI वैल्यू ले लिया। ठीक है, इसका मतलब है कि इस pH पर ग्लाइसिन के ऊपर जो चार्ज है वो 0 है, एस्पार्टिक एसिड पर 0 है एंड हिस्टीडीन पर 0 है। ठीक है, इन pI वैल्यू पर, इन अमीनो एसिड्स पर 0 चार्ज है। अब हमको पता लगाना है कि pH 4 पर क्या चार्ज होगा। ठीक है, pI वैल्यू मीन्स pH। ठीक है, pH 6 पर ग्लाइसिन पर 0 चार्ज है, एस्पार्टिक एसिड पर pH 3 पर 0 चार्ज आता है, हिस्टीडीन पर pH 8 पर 0 चार्ज आता है। ठीक है, अब pH 4 के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम pH को कम कर देते, 1 से हमने pH कम किया, 5 किया, 1 से पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। ठीक है, तो ग्लाइसिन पर चार्ज क्या आ जाएगा, +1। ठीक है, pH हमने 1 से और कम की, pH हमने 4 की, क्योंकि हमने pH 4 पर कैलकुलेट करना है चार्ज। ग्लाइसिन पर चार्ज आ जाएगा +2। इसी तरह अब हम एस्पार्टिक एसिड के लिए लेंगे। एस्पार्टिक एसिड का जो pH जिस पर 0 इस पर नेट चार्ज होता है 3 है, हमने pH इसकी इंक्रीज की 4 pH। 1 से जब pH इंक्रीज करते हैं, 1 से नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, तो एस्पार्टिक एसिड पर कितना चार्ज आ गया, -1। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं स्लाइटली -1। ठीक है, या न्यूट्रल चार्ज है इसके ऊपर। ठीक है, हिस्टीडीन, इसके लिए अब हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हमने हिस्टीडीन की pH किया 8 से 7 करने पर इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया।
6 पर +2, pH हमने और कम किया 5 किया +3 एंड pH हमने और कम किया 4 +4। ठीक है, तो यहाँ पर हमने pH 4 पर इन तीनों अमीनो एसिड्स के लिए हमने चार्ज निकाल लिया है। ग्लाइसिन पर pH 4 पर चार्ज है +2, एस्पार्टिक एसिड पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूट्रल होगा या स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा, एंड हिस्टिडीन पर pH 4 पर +4 चार्ज होगा। ठीक है, एंड हम कैटायन एक्सचेंजर पर काम कर रहे हैं। कैटायन एक्सचेंजर पर जो सबसे पहले इल्यूट आउट होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, देन जीरो चार्ज या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एंड देन पॉजिटिव चार्ज्ड। ठीक है, एंड पॉजिटिव चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स में भी जो वीकर पॉजिटिव होते हैं, मीन्स जिनके ऊपर कम पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पहले होंगे, देन स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे। ठीक है, जो वीक आयनिक स्ट्रेंथ वाले हैं वो पहले होंगे, देन स्ट्रॉन्ग आयनिक स्ट्रेंथ वाले पहले होंगे। तो इस तरह से ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड एंड हिस्टिडीन में जो ऑर्डर ऑफ इल्यूशन होगा सबसे पहले एस्पार्टिक एसिड का होगा, क्योंकि इसके ऊपर न्यूट्रल और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। देन ग्लाइसिन का इल्यूशन होगा, +2 चार्ज है। हिस्टिडीन के कंपैरिजन में ये वीक आयनिक स्ट्रेंथ वाला है। इसके बाद हिस्टिडीन का इल्यूशन होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आसानी से इन तीनों अमीनो एसिड का ऑर्डर ऑफ इल्यूशन निकाल लिया। अगर हमको पीआई वैल्यू पता है, पीआई वैल्यू पता है तो उससे हमने pH 4 पर कितना चार्ज होगा उसे हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ बच्चों अगर आप इस चार्ज को कैलकुलेट ना भी करें, ठीक है, तो भी आप बिना कैलकुलेशन के भी ऑर्डर ऑफ इल्यूशन को बता सकते हो। ठीक है, कैसे बता सकते हो इसको हम आगे वाले सेट में समझते हैं। यहाँ मैं इसको इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट हम अपना सेट लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्जिनिन, ग्लूटामिक एसिड एंड एलेनिन। ठीक है, आर्जिनिन के लिए पीआई वैल्यू हम देखें तो इसकी पीआई होती है 10.76, तो अप्रोक्स हो गई 11। ग्लूटामिक एसिड के लिए 3.22 होती है, तो हम इसकी जो पीआई वैल्यू 3 ले सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्स। एलेनिन के लिए 6 होती है। क्लियर है। अब हमको चार्ज देखना है। ठीक है, आर्जिनिन पर 11 pH पर 0 चार्ज नेट, ग्लूटामिक एसिड पर नेट 0 चार्ज एंड एलेनिन पर नेट 0 चार्ज होगा। ठीक है, अब pH 4 पर कितना चार्ज है इसे हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्लूटामिक एसिड के लिए pH को इंक्रीज करेंगे, 3 से 4 पर लेकर आएंगे। जब हम pH वैल्यू 1 से इंक्रीज करते हैं तो नेगेटिव चार्ज 1 से इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एलेनिन के लिए अब हम कैलकुलेट करते हैं। इसका 6 pH है, 6 से हमने pH को 5 किया, 1 से पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, 4 किया, 1 से पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, +2 आ गया। इसी तरह अब हम आर्जिनिन के लिए करेंगे। 11 से हमने 10 pH किया, 1 से पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। pH हम जब भी 1 से कम करते हैं 1 से पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रख लेना, समझ लेना अच्छे से। pH हमने 9 किया, 1 से पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो +2 आ गया। pH हमने 8 किया, 1 से पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, +3 हो गया। pH हमने 7 करा, +4, 6 करेंगे, +5, 5 करेंगे, +6, pH हमने 4 किया, +7। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ इल्यूशन क्या होगा? कैटायन एक्सचेंजर के लिए सबसे पहले नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स मीन सबसे पहले जो इल्यूट आउट होंगे
ग्लूटामिक एसिड। देन दोनों के पास में पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जो वीक आयनिक स्ट्रेंथ वाला है एलेनिन, उसका इल्यूशन होगा, एंड देन आर्जिनिन का इल्यूशन होगा। क्लियर है? जो इसको ना हम बिना इस कैलकुलेशन के डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ये रिलेशनशिप याद है, ऐसे अमीनो एसिड्स और सॉल्यूशन जिनके लिए पीआई वैल्यू कम होती है उन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, और ऐसे अमीनो एसिड्स और प्रोटीन सॉल्यूशन जिनके लिए पीआई वैल्यू ज़्यादा होती है उन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर देखिए, आर्जिनिन, ग्लूटामिक एसिड एंड एलेनिन के लिए पीआई वैल्यू सबसे कम किसकी है? सबसे कम है ग्लूटामिक एसिड के लिए। ठीक है, 3 पीआई वैल्यू है। इसका मतलब है कि पीआई वैल्यू कम है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा ना, तो सबसे पहले ये इल्यूट आउट होगा। अब हम एलेनिन एंड आर्जिनिन का देखें तो यहाँ पर एलेनिन की पीआई वैल्यू कम है, तो इसका मतलब है कि इसके कंपैरिजन में, आर्जिनिन के कंपैरिजन में एलेनिन के पास में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसके पास +2 है और यहाँ +7 है, चार्ज में डिफरेंस है ना, तो ये एलेनिन का इल्यूशन होगा, देन फिर आर्जिनिन का। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को याद कर लेते हो ना, समझ लेते हो, तो भी आप आसानी से बिना पीएच कैलकुलेट किए भी इनका इल्यूशन ऑर्डर निकाल सकते हो। अब हम अपना थर्ड ग्रुप का देख लेते हैं। हमारे नेक्स्ट अमीनो एसिड का ग्रुप है फिनाइल एलेनिन, हिस्टिडीन एंड ग्लूटामिक एसिड, एंड इनके लिए जो पीआई वैल्यू होती है फिनाइल एलेनिन के लिए होती है 5.4, तो हम अप्रॉक्सीमेटली इसकी 5 ले सकते हैं। हिस्टिडीन की 7.59 होती है, तो हमने 8 वैल्यू ले ली, एंड ग्लूटामिक एसिड के लिए 3.2 होती है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी 3 वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर हम pH 4 पर कितना चार्ज होगा इसको कैलकुलेट करेंगे, बट बिना कैलकुलेशन के भी हम डायरेक्टली इस रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए बता सकते हैं, जिसके लिए पीआई वैल्यू कम होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्लूटामिक एसिड के लिए पीआई वैल्यू सबसे कम है। इसका मतलब है कि इन दोनों अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन एंड हिस्टिडीन के कंपैरिजन में ग्लूटामिक एसिड के पास में श्योरली नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो सबसे पहले ग्लूटामिक एसिड का इल्यूशन होगा। अब हम फिनाइल एलेनिन एंड हिस्टिडीन में देखें तो यहाँ पर फिनाइल एलेनिन के पास में पीआई वैल्यू कम है, मीन्स इसके पास में हिस्टिडीन के कंपैरिजन में पॉजिटिव चार्ज कम होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो सेकंड जो इल्यूशन होगा फिनाइल एलेनिन का होगा, एंड देन फिर हिस्टिडीन का होगा। आप pH पर 4 पर इनके चार्जेस को भी कैलकुलेट करके आसानी से निकाल सकते हो। 3 का जो pH है हमने 1 से राइज किया, pH हमने 4 किया, तो 1 से नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, ग्लूटामिक एसिड पर चार्ज आ जाएगा -1। फिनाइल एलेनिन के लिए अगर हम देखें यहाँ पर 5 pH पर 0 चार्ज है। ठीक है, हमने pH 1 से बढ़ा दिया, सॉरी pH 1 से कम कर दिया, 4 pH पर 1 से पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, +1 हो गया pH 4 पर। हिस्टिडीन के लिए हमने pH 7 करा, pH 7 पर इसके पास में चार्ज आया +1, pH 6 पर +2, pH 5 पर +3 एंड pH 4 पर +4 चार्ज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो, सबसे पहले केटायन एक्सचेंजर पर नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल इल्यूट आउट होंगे, देन वीक आयनिक स्ट्रेंथ वाले +1 चार्ज के साथ, देन स्ट्रॉन्ग आयनिक स्ट्रेंथ वाले +4 चार्ज के साथ इल्यूट आउट होंगे। तो बच्चों इस तरह से पीएच एंड पीआई के रिलेशनशिप को आपने समझ लेना है। इसके बेसिस पर आप इल्यूशन ऑर्डर को आसानी से बता सकते हो। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पर इस तरह के क्वेश्चंस एनालिटिकल सेक्शन में पूछे जाते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके नेट एग्जामिनेशन के लिए, आपके सेट एग्जामिनेशन के लिए। अब हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपके नेट एंड सेट में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन
एनायन एक्सचेंजर। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इनमें से एनायन एक्सचेंजर कौन सा नहीं है। ध्यान से पढ़ना है आपने, एनायन एक्सचेंजर नहीं है। डाई इथाइल एमिनो इथाइल DEAE, क्वाटर्नरी एमिनो इथाइल QAE और सल्फोप्रोपाइल SP और क्वाटर्नरी अमोनियम। ठीक है, इनमें से एनायन एक्सचेंजर कौन सा नहीं है। एनायन एक्सचेंजर क्या होते हैं? ऐसे रेजिन बीड्स जिनके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है वो एनायन एक्सचेंजर होते हैं। तो डाई इथाइल अमीनो इथाइल, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब ये एनायन एक्सचेंजर है। ठीक है, क्वाटर्नरी एमिनो इथाइल, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी एनायन एक्सचेंजर है। क्वाटर्नरी अमोनियम, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन सल्फोप्रोपाइल के पास में नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब है ये एनायन एक्सचेंजर नहीं है, ये कैटायन एक्सचेंजर है। रेजिन बीड्स पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे भी पूछा जा सकता है, पिक आउट दी ऑड वन। एक ऑड ऑप्शंस को आपने सेलेक्ट करना है। कार्बोक्सी मिथाइल CM, डाई इथाइल एमिनो इथाइल DEAE, सल्फोप्रोपाइल SP और मिथाइल सल्फोनेट। ठीक है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखना है कार्बोक्सी मिथाइल, इसके पास में नेगेटिव चार्ज होता है। DEAE, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है। सल्फोप्रोपाइल, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज होता है एंड मिथाइल सल्फोनेट पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब है कि ये हमारा एनायन एक्सचेंजर है एंड रेस्ट ऑफ द थ्री ये कैटायन एक्सचेंजर है। ठीक है, ये भी कैटायन एक्सचेंजर है नेगेटिव चार्ज के साथ में। जिन रेजिन बीड्स पर नेगेटिव चार्ज होगा वो कैटायन एक्सचेंजर होंगे, ये भी कैटायन एक्सचेंजर है। ठीक है, तो ऑड वन कौन सा हो गया? डाई इथाइल एमिनो इथाइल। तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन कैटायन एक्सचेंजर। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो कि कैटायन एक्सचेंजर पर प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, देखिए फंक्शनल ग्रुप आपको दे रखे हैं, ये है SO3 माइनस OPO3 माइनस NR3 प्लस एंड COO माइनस। कैटायन एक्सचेंजर क्या होते हैं? ऐसे रेजिन बीड्स जिनके पास में नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज्ड बीड्स हमारे कैटायन एक्सचेंजर होते हैं। मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता, तो ऑप्शन C जो है ये फंक्शनल ग्रुप कैटायन एक्सचेंजर पर प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन फ्री वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द एक्सचेंजर इज नोन एज। एक्सचेंजर से बाहर निकलने वाला आयन फ्री वाटर, इसको हम क्या कहते हैं? पोटेबल वाटर, डिसइंफेक्टेड वाटर, कोगुलेट वाटर एंड डीमिनरलाइज्ड वाटर। सो एक्सचेंजर से जो वाटर बाहर आता है उसको हम डीमिनरलाइज्ड वाटर कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी आयंस नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The exhausted cation exchange column is regenerated by passing a solution of। एक exhausted cation exchange column को हमें रीजनरेट करना है, तो इसमें हम रीजनरेट करने के लिए क्या पास करेंगे? डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट NaCl, कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड NaCl। तो यहाँ पर हम किसी कैटायन एक्सचेंजर को जो एग्जॉस्टेड हो चुका है इसको हमने फिर से रीजनरेट करना है, फिर से काम में लेना है, तो उसके लिए हम डाइल्यूट HCl को पास करते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट है, डाइल्यूट HCl, जिसे हम ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
द एग्जॉस्टेड एनायन एक्सचेंज कॉलम इज रीजनरेटेड बाय पासिंग अ सॉल्यूशन ऑफ। एक एनायन एक्सचेंज कॉलम जो कि एग्जॉस्टेड हो चुका है, इसे हमने फिर से तैयार करना है, रीजनरेट करना है। तो इसके लिए हम क्या पास करेंगे? डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर हम एक एनायन एक्सचेंजर को जो कि एग्जॉस्टेड हो चुका है उसको रीजनरेट करने के लिए हम डाइल्यूट NaOH को पास करते हैं कॉलम में, जिससे ये फिर से काम में लेने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द अपीयरेंस ऑफ सोल्यूट इन एन इफ्लुएंट इज वेयर V is the इल्यूशन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, VO is void volume, KD is distribution coefficient and VI is internal volume। तो यहाँ पर कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इफ्लुएंट वॉल्यूम के लिए, इल्यूशन वॉल्यूम के लिए? ठीक है, VOVI क्या होता है? इस रिलेशनशिप को हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी में डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट सपोज ये हमारे रेजिन बीड्स हैं, रेजिन बीड्स जो कि स्टेशनरी फेज को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, हमारी स्टेशनरी फेज है। एंड VO और वॉइड वॉल्यूम बफर का ऐसा वॉल्यूम होता है जो कि स्टेशनरी फेज के साथ में इंटरेक्ट नहीं करता, कॉलम में इन बीड्स के बाहर रहता है। ठीक है, कॉलम में बीड्स के चारों तरफ बफर का जो वॉल्यूम होता है उसको हम कहते हैं वॉइड वॉल्यूम, मीन्स ये हो गया आउटर वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम VO से इंडिकेट करते हैं। तो VO इज आउटर वॉल्यूम भी कहते हैं इसको, जो कि रेजिन बीड्स में एंटर नहीं करता। अब हमने अपने सॉल्यूशन को तैयार किया, मिक्सचर लिया, उसको मोबाइल फेज में हमने अच्छे से डिज़ोल्व किया, अपना सॉल्यूशन तैयार किया और सैंपल सॉल्यूशन को हम लोड करते हैं। सैंपल के साथ में अब हम इल्यूशन के लिए बफर को मिक्स करेंगे। तो हमारे बफर का ऐसा पार्ट जो कि रेजिन बीड्स में अंदर जाता है, रेजिन बीड्स के साथ में इंटरेक्ट करता है, डिपेंड्स ऑन पोरोसिटी। इस वॉल्यूम को हम बोलते हैं VI वॉल्यूम। तो दिस इज इंटरनल वॉल्यूम। एंड KD ये एक रिलेशनशिप होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है, इसको सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, जो कि रेशो होता है सोल्यूट प्रेजेंट इन स्टेशनरी फेज एंड अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन मोबाइल फेज। ठीक है, कोई सोल्यूट स्टेशनरी फेज में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है एंड मोबाइल फेज में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, इसका जो रिलेशनशिप होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट और KD होता है। तो KD की वैल्यू हाई उन कंपोनेंट्स के लिए होती है जो कि स्टेशनरी फेज के साथ में ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इल्यूशन वॉल्यूम किसके लिए ज़्यादा होगा, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इल्यूशन वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारा सैंपल है, रंग कर रहा है, ठीक है, स्टेशनरी फेज के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, जिसका जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा स्टेशनरी फेज के साथ में वो हमारा सॉल्यूट, वो हमारे कंपोनेंट मोबाइल फेज के साथ में रेजिन बीड्स में एंटर करेंगे। ठीक है, तो VO प्लस VI इंटू KD। अब KD की वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होगी उतना ज़्यादा हमारा इल्यूशन वॉल्यूम आएगा। ठीक है, उतना ज़्यादा उस सॉल्यूट को बाहर निकालने के लिए इल्यूशन बफर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन A राइट है, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है, जो कि वॉइड वॉल्यूम
इंटरनल वॉल्यूम एंड केडी के बीच में एक रिलेशनशिप को दिखाता है। स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है जो कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के ऊपर बेस्ड है। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इसके प्रिंसिपल क्या है, इसके टाइप्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। क्रोमेटोग्राफी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल पार्ट है बायोफिजिकल मेथड्स में, सेपरेशन टेक्निक्स में। इसके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। डिटेल में जाकर इन सभी वीडियोस को देखें। आगे जाकर हम कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।